बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो, खैर आफियत से होंगे और अपनी पेपर्स की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स। तो ये दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है और दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है हम उसको किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज की आज हम बात करेंगे। Dyadic interaction or communication is a communication that takes place between two persons, only one-on-one communication. In dyadic communication, two persons meet to exchange information. अब आपको इसकी डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा कि डायडिक इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें टू पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका मकसद क्या होता है, किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना विद ईच अदर। The dyadic communication relationship. The dyadic communication involves two people interacting with each other. It is impossible not to communicate when someone does not answer verbally. They show some non-verbal gestures as an answer. Sometimes ऐसा होता है कि जब दो लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो एक इंसान जो है जो स्पीकर होता है वो बोल रहा होता है, लेकिन लिसनर जो है वो उसके तरफ फुल अटेंशन पे नहीं कर रहा होता, उसको वर्बली आंसर नहीं दे रहा होता, बल्कि नॉन वर्बल जेस्चर्स यूज कर रहा होता है आंसर देने के लिए। तो तब जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता तो आपका जो इंटरेस्ट लेवल होता है किसी बात को शेयर करने का वो भी कम हो जाता है। We can classify two-person communication two ways, by function and by type. अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन को टू वे में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, फंक्शन के हिसाब से और टाइप के हिसाब से। फंक्शनल रिलेशनशिप, बोथ इनफॉर्मल unplanned meetings and formal planned meetings between two people are part of communication. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग्स या इनफॉर्मल और फॉर्मल मीटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, फॉर्मल प्लानिंग या फॉर्मल मीटिंग वो होती है जिसमें पहले से ही एक टॉपिक एजेंडा सेलेक्ट कर लिया जाता है, टाइमिंग सेलेक्ट कर ली जाती है, लोकेशन सेलेक्ट कर दी जाती है, ताकि दोनों पार्टीज जो हैं या दोनों पर्सन जो हैं वहीं पर उसी लोकेशन पर उसी टाइम पर पहुंच जाएं और अपने आइडियाज, अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सचेंज कर सकें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कन्वे कर सकें। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल प्लानिंग वो होती है जो आपने पहले से प्लान नहीं की होती, सडनली आपको कोई मिल जाता है तो आप अपने आइडियाज उनके साथ शेयर कर देते हैं, उसको हम अनप्लान्ड मीटिंग या इनफॉर्मल कहेंगे। Such functional interaction does not take place haphazardly and has one common aim. A purposeful meeting that involves two people meeting for a common purpose will show a tighter connection between them. अब जब आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, फॉर्मल प्लानिंग करेंगे या फॉर्मल मीटिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने शुरू से प्लान किया होगा कि किस टाइम पे किस जगह पर और क्या एजेंडा हमने डिस्कस करना है। तो वहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो ज़्यादा टाइटर होगी, ज़्यादा बेटर होगी। The following are functionally related interactions. तो कुछ नीचे इंट्रैक्शन दी गई हैं जो कि फंक्शनली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे है इंटरव्यू फॉर अ पर्सन। जब आप किसी इंसान का इंटरव्यू करते हैं तो वो फॉर्मल प्लानिंग होती है, उसमें आपने पहले से डिसाइड किया होता है कि फलां पर्सन से फलां टाइम में फलां जगह पर हमने इंटरव्यू करना है और क्या क्वेश्चन पूछने हैं। इंस्ट्रक्शनल इंटरव्यू, समटाइम्स हम इंस्ट्रक्शनल इंटरव्यूज भी कर रहे होते हैं, खुद इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने इस चीज़ का ये आंसर देना है, तो वो इंस्ट्रक्शनल इंटरव्यू होता है, वो भी हमारा प्लान्ड इंटरव्यू होता है। टेलीफोन एक्सचेंज टॉक, समटाइम्स हम लोग टेलीफोन पे कॉल करते हैं, वहाँ पर अपनी आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। ग्रैब रिव्यू बिटवीन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, अब जब स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, मीटिंग हो रही होती है या वो लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो भी एक फॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें टीचर जो है या इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम देगा, एक स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन देगा, सिलेबस प्रोवाइड करेगा और स्पेसिफिक लोकेशन बताएगा।
उसी के अकॉर्डिंग आप तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे, उस स्पेसिफिक लोकेशन पर स्पेसिफिक टाइम पर आप पहुंच जाएंगे और टीचर आपसे या इंस्ट्रक्टर आपसे मीटिंग करेगा। जॉब टर्मिनेशन रीजनिंग डिस्कशन, और समटाइम्स जॉब जब टर्मिनेट हो जाती है तो उसको डिस्कशन करने के लिए भी प्लान मीटिंग की जाती है। तो ये फंक्शन हो जाता है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि आपकी जो मीटिंग है आइदर इट इज इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल वो होगी जिसमें आपने पहले से प्री प्लान तमाम चीजें डिस्कस की होंगी, तैयार की होंगी, और इनफॉर्मल वो होगी जो सडनली हो जाएगी। अब सेकंड जो हमारी डैडी की है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कि जब आप किसी के साथ अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं तो आपका उसके साथ किस टाइप का रिलेशनशिप है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कर रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ कर रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ कर रहे हैं, अपने कजन्स के साथ कर रहे हैं, या अपने कोलीग्स के साथ कर रहे हैं। A second way of viewing didactic communication is to think about the people according to your relation with them. We have different types of relationship in our lives, such as family, boss, co-workers, fellow students, secretary, teacher, roommate, your spouse, etc. Our communication with these relations depend on the intimacy. Intimacy होता है कि आप दूसरे पर्सन के साथ किस हद तक उसके करीब हैं। आपकी और उसके दरमियान फ्रेंडशिप का जो लेवल है या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो किस हद तक है। Your intimacy with another person affects the way you communicate and exchange ideas. अब आप किसी के साथ जिस हद तक इंटीमेट होते हैं आप उसी वे में उससे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग टीचर से बात करते हैं, अपनी जो आप पढ़ा रहे होती है टीचर, तो आप थोड़ा सा उनसे आपको थोड़ी हेजिटेशन कम होती है, थोड़ा फेयर कम होता है और आप बात करते हैं। लेकिन एक न्यू टीचर या जिनको आप नहीं जानते, आपने उनसे कोई बात करनी है, कोई आइडिया क्लियर करना है या कोई कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप थोड़ी सी हेजिटेशन फील करेंगे कि वो माइंड ना कर जाए। लेकिन जहाँ पर आपके इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, करीबी रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर आप इजीली हर बात कह सकते हैं। टाइम जनरली रेजेस द लेवल ऑफ इंटीमेसी। जितना जितना आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उतने ही ज्यादा आपके रिलेशनशिप जो है वो क्लोज होता जाता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द डैडिक इंटरेक्शंस, वो कितनी टाइप्स होती हैं। पहले हमने वेज देखे कि या हम लोग फंक्शनल वे में करते हैं या हम लोग टाइप्स में देखते हैं, और इसका हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। अब हम टाइप्स देखेंगे तो देयर आर थ्री कॉमन types of didactic interactions or communication in organization setup. Interviewing, आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं लोगों का। टेलीफोनिंग, टेलीफोन पे कॉल कर रहे होते हैं, या डिक्टेटिंग, या उनको डिक्टेट कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू की बात करेंगे। तो इंटरव्यूइंग जो है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे, आपको पता है कि इंटरव्यू का डिफरेंट पर्पस होते हैं। जॉब का पर्पस भी हो सकता है आपको, इसके अलावा स्टडी का पर्पस भी हो सकता है, एडमिशन का पर्पस भी हो सकता है, डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। इंटरव्यू, a job interview may be the more intense communication time in life. उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। यूजली इंटरव्यू इज अ कम्युनिकेशन विद अ स्ट्रेंजर। फॉर इंटरव्यूज यू नीड प्रिपरेशन। जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो किसी स्ट्रेंजर के साथ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको जानना होता है, उनकी एबिलिटीज को जानना होता है, उनकी स्किल्स को जानना होता है, उनके एजुकेशन लेवल को जानना होता है, इसलिए आप इंटरव्यू करते हैं। अब इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है? Interview purposes, like all dating interactions, interview have a specific purpose. You can be interviewed for a job. आप इंटरव्यू के जॉब के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। फॉर गेटिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। फॉर काउंसलिंग, समटाइम्स हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है या हम दूसरों की काउंसलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट किसी न्यू डिपार्टमेंट में या किसी न्यू प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी न्यू जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपने सीनियर से जो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे उनसे काउंसलिंग करेंगे, उनसे मशावरत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, समटाइम्स हम लोग इंटरव्यू इसलिए भी कंडक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, आपने रिसर्च आर्टिकल के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, या अपने थीसिस के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। अब जब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू की
इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। Interviews responsibilities for giving an interview is to prepare it well by using all the available resources. अब जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड होके जाएं अकॉर्डिंग टू योर जॉब और अकॉर्डिंग टू योर एडमिशन, उसके अकॉर्डिंग आपके ड्रेसअप होनी चाहिए। आप अपने अब तक की जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जॉब एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको रिकॉल करके अपने माइंड में उनको रिफ्रेश करके जाएं। Interviewers' responsibilities, like the interview, while taking an interview, there are some responsibilities for the interviewers. जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू लेने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, हम उनको डिस्कस करते हैं। रीड ईच एप्लीकेंट्स रिज्यूमे बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से पहले इंटरव्यूअर को चाहिए कि वो जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनकी रिज्यूमे को जरूर पढ़ें ताकि चेक कर सकें कि वो एलिजिबल भी है या नहीं। फोकस ऑन कोर इन्फॉर्मेशन डिजायर्ड, बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करें। बी अवेयर ऑफ नेशनल एंड स्टेट लॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको इंटरव्यू लेने वाले को पता होना चाहिए कि क्या लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंग उसने हायर करना है लोगों को। प्लान द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग ही लोगों से क्वेश्चनिंग करे। ओमिट पर्सनल बाइसेस फ्रॉम द प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, तो पर्सनल बाइसेस जो है वो इंटरव्यू में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रिलीजियस के बारे में पूछ लिया जाए कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, तो देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। गिव, ये जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसने क्या करना होता है। गिव पॉजिटिव एंड वार्म फर्स्ट इंप्रेशन, अच्छा आपने इंप्रेशन देना होता है। स्टेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरव्यू, कोशिश करनी है कि जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। किस एनजीओ के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ भावना जरूर होनी चाहिए। Organize your answers. Think of spotting details before making a thesis or claim in the answer. कोई भी आंसर देने से पहले अपने माइंड को क्लियर करें, अपने आंसर्स को क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद ही आंसर दें। Listen carefully to the questions. Ask thoughtful question about the company. Offer a conclusion where asked. तो ये तमाम चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी होती है। अब हम सेकंड उसकी बात करेंगे। सेकंड जो हमारी टाइप उसमें आ जाती है वो है टेलीफोनिंग। जब आप टेलीफोन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है। टेलीफोन इज अ सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बाय व्हिच you can have talk to people within the organization, outside the organization and even outside the country. जब टेलीफोन का मतलब ये है कि आप जितने भी मीलों दूर बैठे हुए हैं लेकिन आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। वेयर ऑफ टाइम जोन, जब आप टेलीफोन करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे कॉल करनी है। ऑफिशियली 9 to 4 टाइमिंग होती है ऑफिशियल कॉल्स के लिए। स्पीक मोर क्लियरली एंड डू नॉट मम्बल, आपको जब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो क्लियरली बात करें। रीस्टेट एंड समराइज योर टॉक मोर ऑफन, कोशिश करें कि आप अपनी जो बात कर रहे हैं उसको समराइज जरूर करें। फॉलो अप द कन्वर्सेशन विद द लेटर ऑफ फैक्ट्स, और कोशिश करें कि जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसका फॉलो अप होना चाहिए, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हम देखेंगे सेंडर्स प्रिपरेशन बिफोर अ फोन कॉल, तो क्या प्रिपरेशन होती है। नो योर स्पेसिफिक पर्पस एंड prepare the related question in your mind. Better to write them on a paper so that you may not forget. तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि इंटरव्यू करने से पहले या टेलीफोन कॉल करने से पहले जो पॉइंट्स आप पूछना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उनको या तो अपने माइंड में रखें या एक पेज के ऊपर लिख लें ताकि आपको वो भूले ना। नो द एग्जैक्ट पर्सन यू आर कॉलिंग, आपको पता होना चाहिए कि जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं वो है कौन। नो द बेस्ट टाइम टू कॉल, आपको पता होना चाहिए कि आप जो कॉल करने जा रहे हैं वो टाइम सूटेबल है या नहीं। ये तो नहीं कि आप रात के 10 बजे या 11 बजे कॉल करके सेकंड पर्सन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन ऑन PAL फॉर्मेट, PAL फॉर कोर्स, A फॉर एम एंड L फॉर लेआउट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। टेक नोट्स एंड कीप ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपने उन चीजों के नोट्स ले लेने हैं और उनको अपने सामने रखना है। अब ये जो पॉइंट है ना इसको आप इसमें से स्किप कर रहे हैं बस। मैसेज रिसीवर्स, अब जो मैसेज रिसीवर है उससे क्या करना चाहिए। शो पेशेंस, उसको सब्र से आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। लिसन एंड डू नॉट इंटरप्ट, पहले वो बात को अच्छी तरीके से सुने और उसके बाद उसका आंसर दे। ये नहीं कि अभी स्पीकर बात कर रहा है और वो उसके दरम्यान इंटरप्ट कर दे। रीस्टेट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द सेंडर, तो अगर कोई बात नहीं समझ आई तो सेंडर से वो दोबारा पूछ सकता है।
लास्ट वन हमारा है हेडिंग डिक्टेटिंग। डिक्टेट का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस। डिक्टेशन इज एन ओरल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल वेयर वन स्पीक्स एंड द अदर राइट्स। एक बंदा लिख रहा होता है, बोल रहा होता है, दूसरा लिख रहा होता है। इसकी एग्जांपल आप लोग यूँ ले सकते हैं कि जब आप लोग बचपन में छोटे होते थे तो आप लोगों को आपके टीचर्स इमला लिखवाते होते थे आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, आपकी उर्दू या इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो टीचर बोल रहा होता था और स्टूडेंट्स लिख रहे होते थे। डिक्टेशन इज यूज्ड इन मेनी केसेस सच एज इन योर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डिक्टेशन इज डन फॉर सेंडिंग समवन अ मैसेज। डिक्टेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे होते हैं और मैसेज सेंड करना पर्पज होता है। सजेशंस फॉर डिक्टेटिंग, जब आप कोई चीज डिक्टेट कर रहे हो तो क्या सजेशंस होने लगे। बिफोर डिक्टेटिंग कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर। प्लान योर स्पेसिफिक पर्पस, आपका स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। ऑर्गेनाइज आइडियाज क्लियरली एंड स्पीक इन अ क्लियर वॉइस, जो आपके जो आइडियाज हैं उनको क्लियरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए और क्लियर वॉइस में बोलना चाहिए। Other important points are give the precise name, address of the individuals to whom the message is to be sent. तो आपको पता होना चाहिए कि जिसको डिक्टेट किया जा रहा है, जिसको मैसेज सेंड किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। अच्छी तरीके से इस चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। स्पीक क्लियरली, क्लियर वॉइस में बोलें ताकि लिखने वाला जो है वो अच्छे तरीके से सुन सके, समझ सके और लिख सके। और इसके अलावा हम देखेंगे इसमें ये पॉइंट्स भी आप निकाल दें। सजेस्ट पंचुएशन एज इट में चेंज द मीनिंग। जब आप लिख रहे हो तो पंचुएशन मार्क्स का ख्याल रखना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। बात खत्म हो गई है तो फुल स्टॉप लगाना है। अभी कंटिन्यू है, थोड़ा सा पॉज है, उसमें वक्फा है तो कॉमा लगाना है। तो पंचुएशन जो है वो मीनिंग्स को चेंज कर देती है। अवॉइड साइड कमेंट्स, आपके अपने साइड कमेंट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। Dictate at a slower rate of speech and end with the suggestions regarding the time you will need the task to be done. तो सजेशंस इसके अंदर आपके एंड में जरूर होनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर बनता है और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।